हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सिकंदर कुमार सृजन IAS यूट्यूब चैनल से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, और पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग पिछले कुछ चैप्टर को देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, आज हम लोग समझेंगे। मूल अधिकार क्या होता है, मतलब वैसा अधिकार जिसके बिना व्यक्तियों का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता। ठीक है, अपने क्षेत्र में वो अच्छे मुकाम पर नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। तो ये एक मूल है, ये इस अधिकार को होना जरूरी है व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो संविधान वेत्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने इस महत्वता को समझा, है ना, कि व्यक्तियों का जो है कुछ न कुछ संविधान के द्वारा मूल अधिकार होना चाहिए, ताकि उसमें जो है वो अपने क्षेत्रों में अपना उसको एक राजनीतिक स्तर से वो जागरूक हो सके, राजनीतिक अधिकार को समझ सके, और जो है चहुमुखी रूप से वो विकसित कर सके, है ना, उसका उत्थान हो सके। ठीक है, मूल अधिकार ही जो है, मूल अधिकार के तहत ही जो है लोगों में, नागरिकों में समानता का भाव पैदा करता है। ठीक, समानता। उसके बाद फिर जो है VIP कल्चर है उसको निषिद्ध करता है, प्रतिषेध करता है। ठीक है, और आपका जो है बलात्कार, श्रम, जो बाय फोर्स वर्क कराना जो होता है, मानवों का दुर्व्यापार, शोषण के विरुद्ध जो है संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अपने धर्म को, किसी भी धर्म को जो है मानने, अंतःकरण करने, मानने, उसका प्रबंधन करने, है ना, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी कुछ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है इस अंतर्गत, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके अपने, है ना। अब तो कुछ स्वतंत्रता का अधिकार भी है, जैसे कि नागरिक होने के नाते आपको कुछ बोलने की आज़ादी है। ठीक है, सभा करने, संगठन बनाने, है ना, फिर जो है पूरे देश में कहीं भी भ्रमण करने। ठीक, तो इस तरह का जितने भी अधिकार हैं, अधिकार एक प्रकार से समझिए व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। तो इसलिए इस महत्व को समझते हुए संविधान वेत्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार को जोड़ा, मौलिक अधिकार को जोड़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, ठीक, 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के बारे में कुछ तथ्यात्मक बात है, उसको जान लीजिए। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये तो एक तथ्यात्मक बात हो गया, फैक्चुअल हो गया। ये कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार वाले खंड को ही कहा जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा है क्या, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा है एक्चुअली में, ये थोड़ा सा इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल स्टोरी है। ठीक है, ऐतिहासिक कहानी है। ये 1215 की बात है। ठीक, तो 1215 में ब्रिटेन में एक जॉन नाम के राजा हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटेन में जॉन नाम के राजा हुआ करते थे। वहाँ पर जो है आप कुछ जनता, वहाँ की जनता, ब्रिटेन की जनता उस समय 1215 ईस्वी में अब जनता अपने लिए कुछ अधिकारों का मांग किया। ठीक है, तो उस अधिकारों को जॉन जो है पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं था, बाद में माना और उस अधिकार के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। तब से जो है ये माना जाता है कि जो है ब्रिटेन जो है मौलिक अधिकार का जननी है, वही मौलिक अधिकार सबसे पहले दिया है। तो उस प्रस्ताव को जॉन के द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिया गया तो उसे ही मैग्ना कार्टा का नाम दिया, वही मैग्ना कार्टा था। ठीक है, तो यही चीज़ जब हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत जोड़ा गया तो बाद में जो है संवैधानिक व्याख्याकारों के द्वारा इसे मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया। ठीक है, मतलब उससे तुलना करके दिया। पहली बार ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था, ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा। उससे तो हमारे संविधान में भी जब मौलिक अधिकार की बात कही गई, चर्चा की गई भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है, तो संविधान वेत्ताओं और संविधान के व्याख्याकारों ने इसे मैग्ना कार्टा का दर्जा दे दिया है। मैग्ना कार्टा का के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये है मैग्ना कार्टा का थोड़ा कहानी। ठीक, अब देखिए ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये
भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 है। तो मूल संविधान में ठीक फंडामेंटल राइट को मतलब मौलिक अधिकार को कुल 7 खंडों में बांट करके देखा गया है, 7 खंडों में, या कह सकते हैं 7 भागों में। तो 7 खंडों में था पहले, जो कि अभी मूल संविधान में 7 खंडों में था, अभी कितना है 6 खंडों में। ठीक, अब देखिए 7 खंडों में मूल संविधान मतलब होता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 खंडों में था। बाद में कुछ संशोधन हुआ है, तो बाद में संशोधन होने के बाद जो है अब कितना बच गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, है ना, 6 खंड। मतलब है कि 12 से 35 तक में 6 खंड है, 6 खंड को हम लोग को पढ़ना है। एक खंड जो चला गया वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 का F, ये दोनों मिलाकर के संपत्ति से संबंधित अधिकार था। ये दोनों को जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और एक इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, या 300 क कह सकते हैं, एक अंतर्गत या 300 क के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ आपका। अभी तो 6 खंड है, तो 6 खंड हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो ये समझ गए। तो मूल संविधान और अभी के वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार का क्या जिक्र है। थोड़ा सा एक भी चीज़ और समझिए कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है संविधान वेत्ताओं के द्वारा, उसको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले जो है, पहले तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन था, तब जाकर के हम स्वतंत्रता मिली और हम लोग जो है स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा का गठन हुआ, हम लोग अपना संविधान बनाए। तो संविधान बनाने से पहले, संविधान सभा के गठन से पहले कौन ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग की थी, ये सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके पीछे भी एक कहानी है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था 1931 में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कराची 1931 में हुआ था। उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है, सरदार पटेल उस समय अध्यक्ष थे। ठीक, तो उन्हीं की अध्यक्षता में वहाँ पर पहली बार अंग्रेज़ों से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, कि नागरिकों का भी अपना एक अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि सरदार पटेल के द्वारा पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। इससे संबंधित एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि कराची अधिवेशन में जो पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था सरदार पटेल की अध्यक्षता में, इस मौलिक अधिकार के मसौदा को किसने तैयार किया था। मसौदा मतलब क्या क्या अधिकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस मसौदा को पंडित नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, ये भी एक सवाल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये से देखिए, तो सबसे पहले कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी और उस मौलिक अधिकार की मांग का जो मसौदा है उसे पंडित नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल बात है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, आइए हम लोग अब अनुच्छेद 12 से 35 तक को जानेंगे। ठीक, अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 है कि राज्यों को ये परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्यों को जो है परिभाषित किया गया है। अब ये राज्य क्या है, किया गया है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्यों को परिभाषित किया गया है। तो ये राज्य क्या है, तो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य जिसके विरुद्ध आप मौलिक अधिकार का दावा करते हैं वही राज्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार का दावा करने का अधिकार आपको संविधान देता है, जिसके विरुद्ध वही राज्य है। राज्य मतलब हो गया कि केंद्र सरकार, ठीक, राज्य सरकार या जो निगम है, निगम या अन्य कोई संगठन जिसमें सरकार का अंश हो, जिसमें सरकार की भागीदारी, है ना, भागीदारी हो। ठीक, फाइनेंस स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर, दोनों स्तर पर, है ना, वित्त और प्रशासनिक दोनों स्तर पर सरकार की भागीदारी हो, तो वह संस्था पूरा राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य कहलाएगा। ठीक है, अगर वही संस्था
कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई निगम या कोई अन्य पीएसयू या कोई अन्य संगठन जो कि राज्य सरकार के या किसी सरकार के वित्त और प्रशासनिक है ना ढांचा के अंतर्गत वो संचालित होता है, इनमें से कोई भी आपके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके विरुद्ध आप जो है न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्य को परिभाषित किया है अनुच्छेद 12। ठीक, अनुच्छेद 12 को समझना जरूरी था। तो राज्य क्या है इसको समझ गए। राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का मतलब सिर्फ बिहार राज्य और मध्य प्रदेश राज्य और ये यूपी ये सब राज्य नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब है थोड़ा ब्रॉड है। राज्य का मतलब केंद्र सरकार भी है, राज्य का मतलब राज्य सरकार भी है, राज्य का मतलब निगम भी है, राज्य का मतलब अन्य कोई संगठन जिसमें सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी है वित्त स्तर पर चाहे प्रशासनिक स्तर पर। ठीक है, तो वो होता है राज्य। तो 12 समझ गए, अब 13 समझिए। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि वैसी विधियां जो मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाता है ना, मौलिक अधिकार का हनन करता है, उसे शून्य माना जाएगा। मतलब वैसी विधियां, वैसी कानून कौन बनाता है? समय समय पर आवश्यकता अनुसार संसद बनाती है। और संसद बनाती है, मान लीजिए संसद कुछ ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता हो। तो मौलिक अधिकार का जब हनन करेगा तो कोई तो पिटीशन लेके जाएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाएगा चाहे हाई कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, है ना, पुनर्विलोकन करेगा। पुनर्विलोकन करने के बाद अनुच्छेद 13 के तहत को ध्यान में रखते हुए, तो अनुच्छेद 13 को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट उसका जो है उस कानून का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के साथ जो है उस कानून को अगर पाएगा वो कि यह जो कानून है संसद के द्वारा बनाया गया कानून अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे वो रद्द कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि वैसी विधियां या कानून, ठीक है, जिसे संसद समय समय पर बनाती है आवश्यकता अनुसार, वैसी विधियां या कानून जो किसी मौलिक अधिकार, है ना, जो किसी मौलिक अधिकारों का, जो किसी भी मौलिक, है ना, जो किसी भी मौलिक अधिकार मतलब क्या है कि 12 से 35 तक में किसी भी अधिकारों का अगर हनन करता है, अधिकारों का हनन या अल्पीकरण का मतलब होता है कम करना। ठीक है, 12 से 35 तक के मिले अधिकारों को अगर कोई विधियां संसद द्वारा बनाया गया कानून, कोई विधि या कानून अल्पीकरण करता है या हनन करता है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य मान सकता है, उसे रद्द कर सकता है, वो कानून शून्य होगा, ऐसा अनुच्छेद 13 कहता है। ठीक है, वैसी विधियां जो या कानून जो किसी, है ना, किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है या अल्पीकरण करता है, वह कानून जो है शून्य माना जाएगा, मतलब वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 कहता है। तो अनुच्छेद 13 समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार के हनन से रिलेटेड कोई भी कानून है अगर उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है तो अनुच्छेद 13 को ध्यान में रखते हुए करती है। ठीक है, तो ये है। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 14 से, बच गया 14 से जो है 35 तक। तो 14 से 35 तक में हम लोग संविधान जो है अनुच्छेद 14 से 35, है ना, 14 से 35। तो अनुच्छेद 14 से 35 को हम लोग जो है जैसा कि बताए थे कि मूल संविधान में कुल 7 भागों में जो है बांटा गया था, 7 खंडों में बांटा गया था मौलिक अधिकार को। अभी कितना है? 6 खंड में। तो 14 से 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग खंडों में बांटेंगे, बांट कर देखेंगे, या संविधान के द्वारा ये बांटा गया है 6 खंडों में, तो उसको उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो उसमें है कि पहला समता का अधिकार या समानता का अधिकार, इसी को कहते हैं। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल को हम लोग ART शॉर्ट में भी लिख देते हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, मतलब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार का उल्लेख है। ठीक, दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है इसका कि, या दूसरा भाग कह सकते हैं, ये है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद
19 से 22 तक। तो इन सारे अनुच्छेद में क्या क्या है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि वह 6 भाग कौन कौन सा है। तीसरा है आपका, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है आपका 23 से 24, मतलब 23 और 24। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, ठीक। पांचवा जो है आपका, है ना, अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30। मतलब अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित यह अधिकार है ना। इस खंड में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29-30, है ना, इसमें अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित संरक्षण इसमें दिया गया है, ठीक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 32। तो ये 32 अनुच्छेद क्या है, संवैधानिक उपचार मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आपको, अगर कोई आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसके विरुद्ध कहीं कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर अपने बातों को रख सके कि कह सकें कि हमारा अधिकारों का हनन हुआ है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। और जो आपका मौलिक अधिकार का हनन किया, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसके विरुद्ध आप रिट जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुल 6 प्रकार का। 7वां था मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार। जैसा कि मैंने कहा 7वां संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के द्वारा, है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है निरस्त कर दिया, मतलब हटा दिया, निरस्त कर दिया, मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया। मौलिक अधिकार के श्रेणी से को हटा करके इसे कानूनी अधिकार दिया। तो 7वां में क्या हो गया, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के संबंधी मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर इसे, है ना, निरस्त कर दिया या हटा दिया। इसे कौन सा अधिकार दिया, कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार दिया, तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ठीक है। तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अब संपत्ति से संबंधित अधिकार को कानूनी अधिकार दे दिया है। तो ये हो गया। तो अब आइए हम लोग समता का अधिकार या समानता का अधिकार को देखते हैं। समता का अधिकार या इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। जैसा कि हम लोग देखें कि इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसको समझेंगे हम लोग। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, का अधिकार। मतलब हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अथवा सरकार, राज्य में केंद्र और राज्य दोनों आ गया। तो वो हो गया कि विधि के समक्ष समता, मतलब राज्य या केंद्र कोई ऐसी विधियां नहीं बनाएगी जिससे कि जो लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो। मतलब कोई भी विधि जो होगा वो सभी पर समान स्तर से लागू होगा। मतलब विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष जो है सभी लोग समान होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अंबानी का पुत्र है और वो किसी घटना को अंजाम दिया है, अपराध किया है, तो उसे सज़ा मुक्त कर दिया जाएगा।
जो सज़ा किसी अपराध के लिए तय है कानून में, वो सज़ा उस अपराध को अगर कोई अंबानी के बच्चे भी करते हैं तो उन्हें भी मिलेगा, और कोई गरीब के बच्चा अगर उस अपराध को करता है तो उसे भी मिलेगा। इसका मतलब हो गया विधि के समक्ष समता का अधिकार, मतलब विधि के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि देखिए 14 से 18 तक जो भी अधिकार होगा वो देखेंगे समानता से रिलेटेड होगा। तो अनुच्छेद 15 में भी बस उसी तरह का जिक्र है। कहा गया है कि किसी भी व्यक्तियों के साथ धर्म, उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान और उसके निवास का क्षेत्र है ना, निवास क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। भेदभाव करना है ना, प्रतिषेध है। भेदभाव प्रतिषेध मतलब मना है, प्रतिषेध है। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति के साथ आप मूल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, कहीं जन्म लिया है ऐसी जगह पर जो है लोग उसको भेदभाव की दृष्टि से देखता है, या निवास क्षेत्र के आदि के आधार पर उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समता का अधिकार। लोक नियोजन में समता का अधिकार ये क्या है, ये देखिए। मतलब लोक नियोजन का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई वैकेंसी, कोई नौकरी, ठीक है, उस लोक नियोजन का मतलब ये हुआ सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में समता का अधिकार, तो सभी लोगों को है ना, भारत के नागरिकों को जितने भी हैं सबको भारत के नागरिक होने के नाते है ना सरकारी नौकरी में समता का अधिकार है। इसलिए वैकेंसी निकलता है ओपन नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो सारे लोग उस फॉर्म को भरते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं है ना, तो इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन में समता का अधिकार। अगर एक वैकेंसी भी है तो उसमें सारे लोगों के लिए वो ओपन वैकेंसी निकलती है और सारे लोग उसमें परीक्षा देते हैं, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म के हो। तो लोक नियोजन में समता का अधिकार मतलब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या लोक नियोजन में जो है मूल, वंश, जाति है ना, जन्म स्थान, क्षेत्र, निवास क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद इसलिए दिया है कि जो है कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ जाति ऐसे हैं जो कि अभी भी समाज के मुख्य धारा से नहीं जुटा था, तो उससे समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अस्थायी तौर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, अस्थायी तौर पर, ताकि वो एक समाज के मुख्य धारा में आ सके और एक है ना और अपने व्यक्तित्व को निखार सके। ठीक, तो ये एक अस्थायी व्यवस्था किया गया आरक्षण, जो कि अपवाद स्वरूप है ना, अनुच्छेद 16 का अपवाद स्वरूप है। आरक्षण जैसा कि जानते हैं एससी को, एसटी को, ओबीसी को, अब तो ईडब्ल्यूएस को भी दिया जाने लगा है, और भी कुछ है, महिलाओं को भी पैरेलल आरक्षण मिलता है। तो ये है आरक्षण। आरक्षण क्या है, एक आपका अपवाद स्वरूप है जो कि अस्थायी तौर पर है, इसे आज नकल समाप्त करना ही है। ठीक है, समाप्त अभी नहीं हो रहा है तो समझिए ये राजनीतिक जो है ये हो चुका है, महत्वाकांक्षा हो चुका है। ठीक, अब है हम लोग का 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 देखिए क्या है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का निषेध या प्रतिषेध। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत का अंत है ना किया गया। अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, छुआछूत नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके लिए बाकायदा जो है सरकार ने 1955 में छुआछूत कानून भी बनाई है, जिसे छुआछूत को जो है गैर कानूनी जो है दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक, तो अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का निषेध या अस्पृश्यता का प्रतिषेध, जिसे आप छुआछूत भी कह सकते हैं। छुआछूत का अंत करने की बात अनुच्छेद 17 में कहा गया है। जो छुआछूत क्या है, असमानता को दिखाता है, इसीलिए इसको अंत करके समानता को लाने का प्रयास किया गया है समाज में।
अनुच्छेद 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत किया गया है। तो उपाधियों का अंत क्यों किया गया है? क्योंकि कोई भी उपाधि जो है वो क्या करता है, समाज में भेदभाव को पैदा करता है। भेदभाव को कैसे पैदा करता है कि मान लीजिए एक समाज में आप रहते हैं, उसी समाज में कोई राय बहादुर है, कोई है ना सर की उपाधि लिए हुए है, धारण किए हुए है ना, और कोई एक आम जीवन जी रहा है, तो दोनों में भेदभाव हो गया। तो भेदभाव को दूर करने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक। लेकिन इसमें कुछ अपवाद स्वरूप है, शिक्षा और सैन्य से संबंधित उपाधियों को छोड़कर। शिक्षा और सैन्य से, शिक्षा से संबंधित उपाधि क्या होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, साइंटिस्ट हो गया, ये जो उपाधि है ये शिक्षा संबंधी उपाधि है। तो इसको छोड़कर सैन्य संबंधी उपाधि मतलब हो गया कर्नल, लेफ्टिनेंट, जनरल, है ना, एडमिरल, ये सब जो है सैन्य से संबंधित है, तो ये सब उपाधि रहेगा। बाकी जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जो कि भेदभाव को दर्शाता था, ठीक। इसी में एक चीज़ और कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है भारत रत्न, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में। तो भारत रत्न या ना जो है आपका, और भी जैसे भारत विभूषण है ना, भारत भूषण, ये सब को जो पुरस्कार दिया जाता है, ये जो है आपका पुरस्कार माना जाएगा, ना कि उपाधि, ये इसमें कहा दिया गया है। और क्या कहा दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति को, भारतीय नागरिकों को किसी विदेश में अगर कोई पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, तो उस पुरस्कार को लेने से पहले यहाँ के राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी होगी, ये भी इसमें कह दिया गया अनुच्छेद 18 में। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक। उपाधियों का अंत किया गया, फिर पुरस्कार को इस श्रेणी में नहीं रखा मतलब उपाधि के श्रेणी में नहीं रखा, उपाधि उसको नहीं माना गया है, ठीक। उसके बाद राष्ट्र, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश से कोई उपाधि मिल रहा है, मतलब पुरस्कार मिल रहा है, तो अपने राष्ट्रपति से जो है लेना होगा, अनुमति लेना होगा, तभी वो जा कर के, जैसे अभी रवीश कुमार को जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार वो तभी पा सकता है विदेशों से, क्योंकि वो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। तो जब तक कि वो यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति ना ले लिया होगा, तो अनुमति लेकर ही जो है वो उस पुरस्कार को धारण किया होगा, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 18 के तहत। तो ये हमारा हो गया समता का अधिकार समाप्त 14 से 18। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, क्या है अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22। तो अनुच्छेद या आर्टिकल इसको कहते हैं 19 क्या है, 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित, ठीक है। तो 19 का ए में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक, अपनी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता। यही स्वतंत्रता पत्रकारों को भी यही अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त है। 19 का ए, बोलने, पत्रकार क्या करता है, बोलता है, सरकार के विरुद्ध बोलता है, उसके गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है। तो ये हो गया आपका बोलने की स्वतंत्रता, यह पत्रकारों की स्वतंत्रता। आप नागरिक हैं, आपको भी बोलने का जो अधिकार है वो 19 ए के तहत है। 19 बी के तहत क्या है, 19 का बी के तहत है कि आपको बिना हथियार के कहीं भी एकत्र होने और सभा करने का अधिकार है। बिना हथियार या अस्त्र शस्त्र के कहीं भी एकत्र होने और सभा करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के बी के अंतर्गत। सी में क्या है, अनुच्छेद 19 का सी, अनुच्छेद 19 का सी के अंतर्गत है आपको जो है संगठन बनाने का अधिकार। मान लीजिए आप एकत्र हुए, सभा किए और आपको मन में आया कि हम लोग आपस में मिल करके एक संगठन बना लेते हैं, तो संगठन बनाने का अधिकार भी आपको नागरिक होने के नाते है। डी में क्या है, 19 का डी में है आपका पूरे देश में आप नागरिक होने के नाते कहीं भी भ्रमण बिना रोक टोक का कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। मतलब पूरे देश के अंदर कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 19 डी देता है, ठीक।
ई क्या है? ई है आपको, अगर पूरे देश में आप भ्रमण करने गए हैं तो आपको वह कहीं गए हैं और वहाँ का जो आबो हवा है, पर्यावरण है और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर आपको पसंद आ गया तो वहाँ आपको बसने का अधिकार देता है। ठीक, तो 19 ई क्या कहता है कि आपको पूरे 19 डी कहा पूरे देश में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, आप नागरिक होने के नाते आपको अधिकार है। 19 ई कहता है कि कहीं भी आप पूरे देश में कहीं भी आप बसने का अधिकार, आपको बसने का अधिकार है। ठीक, महाराष्ट्र में गए या कहीं भी गए, जो है राजस्थान गए, वहाँ अच्छा लगा तो आपको वहाँ ज़मीन खरीद करके वहाँ बसने का अधिकार भी है। कोई रोक नहीं सकता इस आधार पर कि आप बिहारी हो, आप यहाँ मत निवास करो। ठीक, तो अगर कोई रोकता है तो वो आपका अनुच्छेद 19 ई का उल्लंघन करता है। तो ये हो गया आपका बसने का अधिकार कहीं भी पूरे भारतवर्ष में। एफ जो है ये था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक, संपत्ति का अधिकार जिसे जो है मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया, अब इसको कानूनी अधिकार 300 अनुच्छेद 301 के अंतर्गत में शामिल कर दिया गया है। ठीक, तो एफ तो हट गया, अब जी है। तो जी है कि मान लीजिए आप कहीं बस गए हैं, पूरे भारतवर्ष में घूमने और बसने का अधिकार है, तो बस गए हैं तो बसने के बाद वहाँ पर आपको जीविकोपार्जन चलाना होगा। तो जीविकोपार्जन के लिए कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, जीविकोपार्जन चलाने के लिए कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। याद रखना है कि कोई भी पेशा का मतलब ये नहीं है कि वो जो है अपराध स्वरूप पेशा हो, है ना, गैर कानूनी पेशा हो, ये वो नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो देखिए कानूनी मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। जैसे कि देखें कि संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में 301 अंतर्गत डाला गया। तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो है आप सरकार के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं अगर आपके उस अधिकार का हनन होता है तो। ठीक, सरकार अगर आपकी संपत्ति को अधिग्रहण करती है तो आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में क्या था कि अगर सरकार भी आपकी संपत्ति को लेती थी तो उसके विरुद्ध आप सरकार के विरुद्ध भी न्यायालय जा सकते थे और सरकार के विरुद्ध मामला उठा सकते थे। तो उसी चीज़ को जो है वो मौलिक अधिकार के श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार का श्रेणी में डाल दिया गया है ताकि विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। ठीक, सरकार को चूँकि संपत्ति की ज़रूरत होती है रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, है ना, नाला बनाने के लिए, तो वैसे में क्या होता था कि लोग अपने संपत्ति को नहीं दिया करते थे मौलिक अधिकार का हवाला देकर। तो इसीलिए एक कानूनी अधिकार के श्रेणी में रख दिया गया ताकि सरकार को अगर किसी संपत्ति की ज़रूरत है तो सरकार लेगी, उसके एवज में आपको मुआवजा देती है सरकार। ठीक, आप उसका दावा नहीं कर सकते न्यायालय में, उसके विरुद्ध ये दावा नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 19 से 22 में 19 हम लोग देख चुके हैं। अनुच्छेद 20 क्या है उसको समझिए। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंधी अधिकार, है ना। आप पर कोई अपराध का आरोप है तो उससे सिद्ध करने से संबंधित और उससे जो है से संबंधित कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है व्यक्तियों को। ठीक है, तो पहला है उसके जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए 2 सिद्धि संबंधी अधिकार, इसके अंतर्गत आपको 3 तरह का अधिकार प्राप्त है। ये 3 तरह का अधिकार क्या प्राप्त है तो वो है कि सज़ा वही मिलेगी जो है सज़ा वही मिलेगी जो अपराध करने के समय प्रावधान है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस समय अपराध को अंजाम दिया है उस अपराध के लिए जो कानून में सज़ा का प्रावधान है वही सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अपराध किया है उसके बाद कुछ नया कानून बना दिए और उस नए कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी, है ना। पहले मान लीजिए किसी अपराध के लिए 2 साल का सज़ा था और नया कानून बना कर उसको 10 साल का सज़ा दे देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सज़ा वही मिलेगी जो अपराध के समय उस सज़ा का प्रावधान है। ठीक, दूसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना, बाध्य नहीं। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा मतलब उससे खुद मत कबूल करवाइए कि आप इस अपराध को किए हैं, उसका कोई बाहरी गवाह हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो स्वयं के विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा है उसमें कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक अपराध को करता है तो उसके लिए एक ही सज़ा मिलेगी, ना कि बार बार
एक बार सज़ा काट के आ गया, अब फिर उसको जो है दूसरा पुलिस उठाया और लेके चला गया और कहा कि तुम्हारे लिए फिर सज़ा, फिर आया बाहर फिर सज़ा। तो इस तरह का व्यवस्था नहीं, एक अपराध किया है तो एक बार सज़ा हो गया तो हो गया, ठीक है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि संबंधी अधिकारों में। दो सिद्धि संबंधी अधिकार में क्या है कि सज़ा वही मिलेगी जो अपराध के समय प्रावधान था, ना कि पहले के कानून ना कि बाद के कानूनों के प्रावधान के आधार पर सज़ा मिलेगी, ठीक। स्वयं के विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उस अपराधी को स्वयं के विरुद्ध, उसके खुद के विरुद्ध गवाह देने से बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। तीसरा है एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सज़ा मिलेगी। अगर कोई अपराधी एक अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको एक बार सज़ा मिल गया तो मिल गया, ठीक है, दोबारा सज़ा नहीं मिल सकता। तो ये अनुच्छेद 20 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। 21 भी जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाता है। तो अनुच्छेद 21 कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावे, है ना, के अलावे, ठीक है, किसी भी व्यक्तियों, है ना, किसी भी व्यक्तियों का प्राण नहीं लिया जा सकता, उससे, है ना, प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राण एवं जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं, इसी को कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। मतलब है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, का हनन, है ना, नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हो गया है कि अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, मतलब जीवन जीने का अधिकार है, और निजता का, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार। आपके जीवन में ताक झांक करने का किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या जो है कैसे रहते हैं, जीवन शैली क्या है, तो किस चीज़ को मानते हैं, क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये आपका प्राइवेसी है, वो है दैहिक स्वतंत्रता। और प्राण मतलब हो गया जीवन जीने का अधिकार। तो ये दोनों अधिकार जो है, प्राण मतलब जीवन जीने का अधिकार और प्राइवेसी, दैहिक स्वतंत्रता को हम प्राइवेसी कहते हैं, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। गैर नागरिक जो मतलब हो गया विदेशी नागरिक भारत में आते हैं तो उसको भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, मतलब इसको समझिए कि अगर प्राण लिया जा सकता है विधि द्वारा, मान लीजिए जो है आर्मी में है, सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अगर मान लीजिए युद्ध खड़ा हो गया तो वो कहेगा कि हमको युद्ध लड़ने के लिए क्यों भेज रहे हैं, वहाँ तो मेरा प्राण जा सकता है, हमको जीने का अधिकार है, तो वहाँ पर उसको इस तरह का दावा नहीं मेंशन किया जाएगा, है ना। इसीलिए कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, अगर कोई विधि बना हुआ है इस तरह प्राण अगर जा सकता है उसमें, तो उसमें जो है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए इस शब्द को लिख दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना। अब मान लीजिए किसी को सज़ा हो गया फांसी का, तो फांसी का सज़ा है तो सज़ा में फांसी का प्रावधान है, तो फांसी देगा तो वो भी तो प्राण लेना हो गया ना। तो प्राण लेना हो गया तो अब वो कहेगा कि हमको जीने का अधिकार है तो हमको फांसी मत दो, तो वो नहीं, तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत तो उसको फांसी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस शब्द को बहुत गंभीर शब्द है, इसको समझिए, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना आपके जान को कोई नहीं ले सकता, ठीक है। अगर विधि है कि आपके जान को लिया जा सकता है तो लिया जाएगा, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, विधि नहीं है, तो नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो अगर कोई लेता है प्राण को, प्राण का अधिकार करता है, तो आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है और आपके दैहिक स्वतंत्रता का हनन करता है, ठीक। तो ये हो गया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हो गया। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 21 में ही, है ना, अनुच्छेद 21 एक नया अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, अनुच्छेद 21 का क, ठीक। ये जोड़ा है कब, तो ये जोड़ा है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो है क्या, ये नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को, है ना,
सरकार निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी, है ना। सरकार निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी, ठीक है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 में इस चीज़ को जोड़ा गया है। ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जो है ये कर्तव्य होगा सरकार का, ठीक। अनुच्छेद 21 क के तहत बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराए। अनुच्छेद 22 ये भी है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको दो बात है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, गिरफ्तारी और निषेध, दोनों को समझिए। गिरफ्तारी, अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इसके विरुद्ध आपको क्या अधिकार प्राप्त है ना। और 20 में क्या था कि आपको अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण था। दोनों में कन्फ्यूजन होता है लोगों को 20 और 22 में, तो पहले 22 समझ लेते हैं और दोनों के कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर लेते हैं, ठीक। तो गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण, तो गिरफ्तारी को पहले समझते हैं। गिरफ्तारी में जो है अनुच्छेद 22 के तहत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध जो है गिरफ्तार किया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा, गिरफ्तार तो किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, पुलिस के द्वारा किया जाता है, सीबीआई के द्वारा या किसी ईडी के द्वारा किया गया, है ना, इनकम टैक्स के द्वारा किया गया। तो किसी अथॉरिटी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। सबसे पहले क्या बताना होगा? कारण बताना होगा, ठीक। दूसरा बात है इसमें भी 3 तरह का बात है कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी को गिरफ्तार किए भी हैं किसी अपराध के संशय के आधार पर, तो 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट मतलब जज के समक्ष 24 घंटे के अंदर, है ना, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसमें जो है 24 घंटा में आने जाने, ले जाने और ले आने जाने का समय को काट कर उसमें कहा गया है। आने ले जाने में जो समय लगेगा उस 24 घंटे के अंदर में नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। तीसरा है कि उसे अपने मन पसंद का वकील करने का अधिकार होगा, है ना, मन पसंद का वकील, ताकि अपने पक्ष को रख सके, अगर वो निर्दोष है तो अपने निर्दोष को सिद्ध कर सके, है ना। तो अपने मन पसंद का वकील करने का उसे अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार, जिसमें कारण बताना होगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा और उसे अपने मन पसंद के वकील करने का अधिकार भी होगा। निषेध क्या है इसको समझिए। निषेध है, ये है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। निषेध के तहत भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अपराध को लेकर के नहीं किया जाता, ये अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है रिकॉर्ड ख़राब है और उस पर जो है ये मतलब संशय है कि वो किसी भी गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है ना, तो उस व्यक्ति को जो है निषेध कानून के तहत उसे अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना निषेध कहलाता है, ठीक। मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी मतलब होता है अपराध करने के बाद, और निषेध मतलब हो गया कि अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना। अगर उस पर मान लीजिए कोई जो है गुप्त सूचना मिली है कि यह व्यक्ति है जो कुछ ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाला है। मान लीजिए कोई, जैसे अभी निर्वाचन हो रहा है, चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में कुछ लोगों का रिकॉर्ड ख़राब होता है कि वो पिछले रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस तय करती है कि यह पहले कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो जब भी चुनाव आता है तो निषेध के आधार पर कुछ व्यक्तियों को चुनाव संपन्न होने तक गिरफ्तार कर लेता है। तो वो निषेध की तरह ही गिरफ्तार करता है। क्या उस समय वो कोई अपराध कर रहा होता है? नहीं, बिना अपराध किए पहले गिरफ्तार कर लेना। अब मतलब इसका मतलब हो गया कि गिरफ्तार करने का मतलब ये हो गया निषेध के तहत कि कोई भी अपराध करने से उसे रोकना, ठीक है। जो अपराध करने से रोकना का मतलब, इस पर बहुत सारा कानून बना है, जैसे कि मीसा, पोटा, टाडा, आतंकवादी विध्वंस कानून। तो ये सारा कानून जो है ये अब जो है निरस्त हो चुका है ना, समाप्त हो चुका है। इसलिए इसको ना गंभीरता से
निषेध में अगर निषेध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। ठीक, नज़रबंद करके रखिए, चाहे जैसे भी रखिए। ठीक, तो ये इस